McAfee World। ठीक है यार, आज हम लोग ना देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। प्रथमेश, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। सो हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अगर तुम देख चुके हो तो इन इक्वेशंस देखने में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस तुम्हें ग्राफ याद रखना है और क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मैं तुम्हारी जो एक्सरसाइज है ना उसी के कुछ क्वेश्चंस में एक दो करवाऊंगा, तो तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा कि इन इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज कैसे की जाती हैं। इसमें कोई भी नया मेथड नहीं यूज करना है, सारे मेथड वैसे के वैसे ही हैं। जो पुराने फॉर्मूले हैं वही पुराने फॉर्मूले यूज करने हैं, जो ग्राफ है वही ग्राफ यूज करना है, और जो सॉल्यूशन लिखा वही सॉल्यूशन यूज करना है। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक यहाँ से तुम्हारा जो सेक्शन जी था उसका फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, एक दो एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं चलो पहले तो। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना। यहाँ पे आते हैं हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्लियरली दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 3x लेस देन 2, ये लिखा हुआ है। तो या तो तुम सेक 3x का ग्राफ, मतलब सेक x का ग्राफ तुम्हें याद हो, नहीं है तो कॉस x का ग्राफ बना लो। मतलब कोई भी एक काम करो जो नोन चीज तुम्हें पता हो, मतलब जो भी ऐसी हो जाए। सेक x है तो सेक x का ग्राफ पता है, सेक x का ग्राफ नहीं पता है तो क्या बोलते हैं, कॉस x का ग्राफ पता है, कुछ भी ऐसा जो तुम्हें पता हो। तो इस क्वेश्चन को हम सेक एक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, कॉस एक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो या तो तुम सेक एक्स का ग्राफ बनाओ, और अगर तुम सेक एक्स का ग्राफ नहीं बनाना चाहते हो, तुम्हें याद नहीं है, तो तुम इसका रेसिप्रोकल करके कॉस एक्स का ग्राफ बना लो। तो अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x लेस देन 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा यार, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा होगा, कॉस स्क्वायर 3x, ये इधर आएगा, 2 उधर जाएगा, तो ग्रेटर देन 1/2। ऐसा ये ग्राफ बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ यूज करते हैं कॉस थीटा वाला है, कॉस एक्स का ग्राफ। तो कॉस एक्स का ग्राफ तुम्हें पता होगा पहले से ही, उन लोगों ने कॉस एक्स का ग्राफ देखा हुआ है यार। मैं एक सेकंड ग्राफ उठा लेता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं कॉस एक्स का ग्राफ पिक कर रहा हूँ ताकि हम इसको क्वेश्चन में यूज करें, और तुम्हें ये सारे ग्राफ इसीलिए पता भी होने चाहिए। मैंने ये बना लिया कॉस एक्स का ग्राफ, थोड़ा बड़ा बना देते हैं तो अच्छे से दिखाई पड़ेगा। ये बनाया। अभी फिलहाल वो x की जगह पर हम 3x लिख सकते हैं। यहाँ पे ये x जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम लिख देते हैं 3x का ग्राफ बना हुआ है, 3x इस पे है और ये ऐसा y इस पे। और वो बोल रहा है कि cos स्क्वायर 3x। अच्छा, cos स्क्वायर का अगर तुम देखोगे ग्राफ, तो cos स्क्वायर का क्या होगा कि ये जो ग्राफ बन रहा है, जो नीचे आ रहा था, एक्चुअली ये नीचे नहीं आना चाहिए, कैसे जाना है, ये भी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर वैल्यूज हो गई हैं और फ्रैक्शन वैल्यूज होंगी, तो ये इस तरीके से जा रही होंगी, ऐसे 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 करके जा रही होंगी। ये बात समझ में आ रही है ना? और अगर तुम सिर्फ cos 3x देखोगे तो ये 1/√2 बन रहा होगा, यहाँ पे 1/√2 से ग्रेटर आ रहा होगा। अगर यहाँ पे हम लोग वो इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट लगाएं, ध्यान से देखो, चलो और थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। तो ये आएगा cos स्क्वायर 3x माइनस 1/√2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, cos 3x माइनस 1/√2 इंटू cos 3x प्लस 1/√2। मतलब सब पुराने ही कंसेप्ट हैं। और हम ये देखेंगे कि अगर इनका वेवी कर्व बनाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन, इसको देखते जाओ। यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1/√2 विद माइनस साइन, और यहाँ आएगा 1/√2 विद, अरे यार क्या हो रहा है, प्लस साइन। ऐसा होगा, ठीक है। तो ये तुम्हें कैसा मिलेगा कि यहां से अगर हम देखें पॉजिटिव का सोल्यूशन चाहिए तो हम क्या बोलेंगे कि या तो
cos 3x जो भी है वो या तो 1/√2 से ग्रेटर होना चाहिए या -1/√2 से लेसर होना चाहिए। तो तुम इसमें देखो 1/√2 से ग्रेटर और -1/√2 से लेसर का क्या मतलब आ रहा है? 1/√2 यहां पे आएगा अगर हम cos में ही ग्राफ बना रहे हैं, 1/√2 कहीं यहाँ पे आएगा और -1/√2 यहाँ पे आएगा। 1/√2 से ग्रेटर, 1/√2 से ग्रेटर मतलब या तो ग्राफ का ये वाला पार्ट लिया जाना चाहिए या फिर -1/√2 से लेसर। -1/√2 से लेसर मतलब ग्राफ का ये वाला पार्ट लिया जाना चाहिए। अच्छा 0 से 2 पाई तक देख लो, क्योंकि 0 से 2 पाई तक जो तुम्हें मिलेगा उसको हम आगे जनरलाइज भी कर देंगे, तो 1/√2 से ग्रेटर ये भी दिख रहा है। तो 0 से 2 पाई देखोगे तो फिर इधर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट देखा हमने, एक तो ये वाला पार्ट दिख गया कि हाँ भाई यहाँ पे 1/√2 से ग्रेटर है, यहाँ पे -1/√2 से लेसर है, और यहाँ पे फिर से 1/√2 से ग्रेटर आ गया। तो 1/√2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ रहा होगा π/4, ठीक है। ये वाला तुम देखोगे तो 3π/4, यहाँ पे आएगा 3π/4, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आएगा 5π/4, और इधर देखोगे तो कितना आ जाएगा 7π/4, ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। तो अगर हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे साइन कॉस सेक कॉसेक ये हैं, इनके लिए 0 से 2 पाई का इंटरवल हमेशा चेक कर लिया करो। 0 से 2 पाई का इंटरवल चेक करने का क्या फायदा होता है कि उसके बाद तो ग्राफ अपने आप को रिपीट कर ही रहा है ना, तो हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। और टैन और कॉट में 0 से पाई वाले इंटरवल चेक कर लिया करो, क्योंकि उसके बाद वो रिपीट कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 0 से 2 पाई के बीच में हमें क्या सोल्यूशन मिल रहा है, तो हमें सोल्यूशन मिल रहा है कि x बिलोंग्स टू 0 to π/4, ठीक है, देन 3π/4 to 5π/4, ठीक है, एंड देन 7π/4 to 2 पाई। ये सॉल्यूशन हमें कहां से कहां तक मिला, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में मिला। अब अगर हमें इसको जनरलाइज, और ये वैल्यू किसकी मिली है, ये 3x की वैल्यू मिली है। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू मुझे कैसे मिलनी चाहिए, 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 से लेकर के π/12, यहाँ पे 3π/12 से लेकर के 5π/12, यूनियन 7π/12 से लेकर के 2π/3, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जनरलाइज करना पड़ेगा। तो तुम जनरलाइज करने का मतलब क्या, अब इसी में तुम आगे देखोगे तो आगे 2 पाई के लिए वही है, फिर उसके आगे 2 पाई के लिए वही है, तो तुम इसको 2n पाई प्लस कर सकते हो, मतलब x का वैल्यू तुम ऐसा लिख सकते हो 2n पाई प्लस 0 जनरलाइज करने के लिए, to 2n पाई प्लस π/12 यूनियन 2n पाई प्लस 3π/12 to 2n पाई प्लस 5π/12 यूनियन 2n पाई प्लस 7π/12 to 2n पाई to 2π/3, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक मेथड मैंने यूज किया कि हमने सब कुछ पहले सेक से कॉस में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद ये सारा काम किया हमने, इसलिए हमारे पास इतना बड़ा सा आंसर आ रहा है। और अगर हम मैच कराने जाएंगे तो देखो आंसर मैच कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके फिर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो एक मेथड था जो बिल्कुल सिंपल सा मेथड था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि हमें ऐसा आंसर चाहिए जैसा वो दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें थोड़ा बहुत एडवांस टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो कॉस एक्स का ग्राफ था, अब इसको ध्यान से देखना, कॉस एक्स का जो ग्राफ था, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव वाली चीज भी कहाँ चली जाएगी, पॉजिटिव में चली जाएगी। तो मैं इसका ग्राफ दोबारा से बनाता हूँ। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा जिससे कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ दिखे।
और cos स्क्वायर x का ग्राफ देखने के बाद इसका सोल्यूशन बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में तुम्हें वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो चलो अब ऐसा करके देखते हैं। तो cos स्क्वायर का ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड मेथड यूज कर रहा हूँ। और तुम cos स्क्वायर की जगह डायरेक्टली sec स्क्वायर x का ग्राफ भी बना सकते हो, बट मैं तुम्हें cos स्क्वायर x के ग्राफ के थ्रू दिखा रहा हूँ वही चीज। अरे यार एक सेकंड रुको, एक सेकंड। ठीक है, so we are going for the graph of cos square x। तो बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है उसका पीरियड अगर हमें पता चल जाएगा कि क्या है, उसी पीरियड में बना लेंगे, उतने से ही काम भी हो जाएगा हमारा। देखो cos x का ग्राफ नीचे भी आता है, लेकिन cos स्क्वायर x का ग्राफ एक्चुअली यहाँ नीचे नहीं आएगा। cos स्क्वायर x का ग्राफ कैसा जाएगा, जैसा ये 0 से π/2 तक गया होगा, ये 0 से π/2 तक है cos x की वैल्यूज को स्क्वायर करोगे, सब फ्रैक्शन वैल्यूज है तो थोड़ी सी कम होती जाएंगी। यहाँ पे आएगा π/2 पे वो 0 हो जाता है, फिर इसके आगे वो नेगेटिव वैल्यूज लेता था, स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी, और पाई पे उसका वैल्यू -1 होता था लेकिन स्क्वायर होकर के +1 हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अभी रफ डायग्राम्स बनाना तुम आराम से सीख लो। यहाँ पे फिर 2π पे क्या होगा, वो वैल्यू फिर से नीचे आनी शुरू हो जाएगी, और फिर इसके बाद फिर से वो 2π से आगे जाओगे तो 2π + π/2 करोगे, 5π/2 जाओगे तो फिर से वो आगे जानी शुरू हो जाएगी, मतलब ऐसे ही। तो ग्राफ इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा, यहाँ से फिर आगे फिर आगे फिर आगे, सो ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका जो मतलब अब यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये -π/2 है। अगर हम इसका इंटरवल देखेंगे तो -π/2 से +π/2, पाई का इंटरवल है, आगे फिर से पाई का इंटरवल, सॉरी ये 3π/2 लिखना चाहिए था मुझे, मैंने गलत लिख दिया। दिस इज 3π/2 एंड दिस वन इज 2π, दिस वन इज 2π। तो पाई के इंटरवल पे ही चल रहा होगा वो, हमेशा देखना। देख रहे हैं ना, यहां से लेकर के यहाँ तक पाई का इंटरवल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाई का इंटरवल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाई का इंटरवल। अब पाई के इंटरवल पे ही चल रहा है वो, क्लियर है। अच्छा, अगर हम देखेंगे कि cos स्क्वायर x उसने क्या बोला है, cos स्क्वायर x ग्रेटर देन, ये मेथड 2 है, वो क्या बोल रहा है, cos स्क्वायर 3x ग्रेटर देन हाफ है तो हाफ यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, और अगर उस हाफ के लिए तुम वैल्यू देखोगे तो हाफ के लिए वैल्यू कितना आ रहा होगा, π/4 आ रहा होगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं 3x का वैल्यू, अभी 3x वाला एक ग्राफ बना रहा हूँ, तो 3x का वैल्यू कितना आ रहा होगा, π/4 आ रहा होगा। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा, यहाँ पे -π/4 आ रहा होगा। और हम क्या बोल रहे हैं कि cos स्क्वायर 3x उससे ग्रेटर होना चाहिए, मतलब मुझे इतना ग्राफ कंसिडरेशन में लेना है, सिर्फ इतना ही लेना है। तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज -π/4 टू +π/4। तो तुम क्या बोलोगे, 3x should lie between -π/4 to +π/4। और क्योंकि पाई के इंटरवल पे तुम क्या बोलेंगे, इससे पाई यूनिट आगे जाओगे तो फिर से वही इंटरवल, इसके पाई यूनिट आगे जाओगे तो फिर से इंटरवल। तो जनरलाइज करना पड़ेगा, तो तुम क्या बोल दोगे कि n π - π/4 से लेकर के n π + π/4। n π हमने इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि 1π यूज करोगे तो ये आ जाएगा, 2π यूज करोगे तो ये आ जाएगा, तो सारे के सारे उसमें कवर अप हो जाएंगे, तो ये आ गया। और अगर x का वैल्यू चाहिए, अच्छा पहले डिवाइड करके बाद में n π मत करना, ये याद रखना, क्योंकि ये ग्राफ तुमने 3x का बनाया है तो पाई का इंटरवल भी 3x के लिए ही चल रहा है, तो पहले ही जनरलाइज कर लो एंड देन डिवाइड करो। देन डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, n π/3 - π/12 से लेकर के n π/3 + π/12। तो ये थोड़ा सा एक लेवल हम ऊपर गए, जिसमें हमने ग्राफ को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया अपने अकॉर्डिंग, और फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो यहां से तुम्हें क्लियरली आंसर मिल जाना चाहिए। अभी समझ में आ रही है बात, क्या किया हम लोगों ने, दोनों मेथड्स में क्या किया। और जैसे कॉस का किया, तुम चाहो तो सेक का भी ग्राफ बना करके एक बार अपने आप से ट्राई करके देख सकते हो। क्लियर है, नोट करो फटाफट, दोनों मेथड नोट करना। एक बिल्कुल सिंपल वाला फॉर्म है और दूसरा वाला हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रिक यूज करी और उसके बाद किया। देखो मेथड सारे वही हैं, बस तुम्हें ग्राफ का यूज करना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, बस इतना याद रखो।
तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है और वो क्वाड्रेटिक जैसी बन रही है, कॉस में क्वाड्रेटिक है। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ऐसा दिख रहा होगा कि 2 cos स्क्वायर एक्स, और इसको फैक्टराइज करने के लिए मैं लिखूंगा -6 cos x प्लस 3 लेस देन 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर मैं 2 cos x कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2 cos x इंटू cos x माइनस 3, -1 कॉमन निकालेंगे तो cos x माइनस 3 लेस देन 0। तो ये आएगा 2 cos x माइनस 1 इंटू cos x माइनस 3 लेस देन 0। वेवी कर्व ड्रॉ करोगे यहाँ पे नीचे तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा, 1/2 से लेकर के 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तुम्हें चाहिए नेगेटिव का सोल्यूशन, तो तुम क्या बोलोगे कि cos x कैसा होना चाहिए, 1/2 से 3 के बीच में लाई करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि 3 तक तो वो जाता नहीं है, cos x कहां तक जाता है, 1 तक जाता है। तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये क्या होगा, 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 से लेसर और इक्वल भी हो सकता है, मतलब बेसिकली वो 1/2 के ऊपर होना चाहिए। तो अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इनइक्वालिटी हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, हम बनाएंगे अगेन cos x का ग्राफ। तो cos x का ग्राफ मैं जरा पीछे से कॉपी करके लाता हूं यहाँ पे, या एक सेकंड रुको, मैं cos x का ग्राफ ऐसे ही बना देता हूँ। तो हम cos x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आधी से ज्यादा चीजें तो हमारी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि इसी से ही सब सॉल्व हो जाता है। तो ये बना दिया मैंने cos x का ग्राफ, क्लियर है। और मुझे क्या चाहिए, हाफ से ग्रेटर। ऑब्वियसली हाफ से ग्रेटर है तो वो 1 तक ही जा सकता है मैक्स, 3 तक नहीं जा सकता। तो इसलिए कंडीशन को मैंने इस तरीके से लिख भी दिया, हाफ से ग्रेटर चाहिए, मतलब वो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, ग्रेटर देन दिस, इसके बाद ग्रेटर देन दिस एंड सो ऑन, इस तरीके का ग्राफ बनना चाहिए। तो तुम कोई एक इंटरवल में देख लो और उसी को, जैसे ये वाला इंटरवल हमने देख लिया, ठीक है। हमने क्या किया, -π/2 से लेकर के पूरा 2π का ये इंटरवल बनना, -π/2 से लेकर के 3π/2 तक का इंटरवल देखा। उसमें मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है, उसमें मुझे ये चीज दिखाई पड़ रही है, सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा है। तो इतने पार्ट को मैं 2nπ ऐड कर करके लेता जाऊंगा। तो मैं बोलूंगा कि x बिलोंग्स टू माइनस, अच्छा हाफ कहाँ पे होता है वो, अगर हम वैल्यू देखेंगे हाफ, तो हाफ कहाँ पे होता है, वो होता है π/3 पे। तो मैं बोलूंगा कि -π/3 से +π/3 के बीच में आना चाहिए। और अगर जनरलाइज करना होगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ इसके 2π के बाद फिर से यही मिलेगा, उसके 2π के बाद फिर से यही मिलेगा। तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, 2nπ -π/3 टू 2nπ +π/3। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वो तुम्हें यहाँ से दिख भी रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। तो हमने बस सिंप्लीफाई किया है, ये कंडीशंस देख ली हैं और उसके बाद ग्राफ बनाया है। ग्राफ में हमें पता है कि कॉस का जो ग्राफ होता है वो 2π के इंटरवल के हिसाब से चलता है। अच्छा सबका इंटरवल देखना जरूरी है, जैसे cos स्क्वायर x का पाई के इंटरवल पे चल रहा था तो हमने nπ ऐड किया। cos x का ग्राफ जो है वो 2π के इंटरवल पे चल रहा है, इसलिए हमने उसमें 2nπ ऐड किया। जिसका जो इंटरवल होगा तुम्हें वही चीज ऐड करनी है वहां पे। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब एक काम करो, देखो 2 क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। अब वही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थी ना, हाँ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में जो तुम्हारा लास्ट वाला सेक्शन था उसी में तो हम लोग कर रहे थे ये सब। तो कितने क्वेश्चन थे उसके, हाँ 4 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन अभी और है इसमें, 3 और 4। ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो। हाइट एंड डिस्टेंस तुम लोगों ने दोनों ने पढ़ा हुआ है ना पहले, हाँ। तो हाइट एंड, बट इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे जो मतलब कभी किए नहीं वैसे। जैसे कौन सा क्वेश्चन, सर मुझे एक थर्ड वाला नहीं आया, लीन मोड में। हाँ वो करते हैं हम लोग, लीन मोड वाला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इधर वाले आ गए थे सारे, स्ट्रेचिंग वाले आ गए थे 5 6 7 8 9। सर वो वाले ट्राई नहीं किए थे क्योंकि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का नहीं किया था इसलिए। चलो कोई बात नहीं, मतलब हाइट लीन एंड मोड डिस्टेंस
अलग से तो फॉर्मूला लगना नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन वही दो चीजें यूज करते हैं ये लोग। तो अभी हम लोग क्या हाँ करने सर वाले, सर 3 से लेकर के 9 तक, 3 4 5 6 7 8 9 7 questions are there, ठीक है। So I'm giving you 35 minutes to solve all this question, ओके सर। ठीक है। मैक्स टू मैक्स 40, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो इतने क्वेश्चन तुम लोग पहले ट्राई करो, और फिर उसके बाद हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे, फिर लीन मोड पे चलते हैं। टाइम देख लो अपना, क्या टाइम हो रहा है। 13:10, ठीक है। 145 तक का मैं टाइम दे रहा हूँ, उसमें ये सब कुछ ट्राई करो और फिर हम लोग आगे करेंगे काम। चलो यार अब डिस्कशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया है। सर उसी में डाउट है, बाकी सब आ गए। 3 और 4 दोनों में ही डाउट है। चलो देखते हैं। यस सर। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या बोल रहा है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी cos 2x लेस देन इक्वल टू cos x, ठीक है। तो तुम इसको ऐसा करो कि इसको क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट कर लेते यार, ये तो क्वाड्रेटिक में भी हो जाता। cos 2x का फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos x को भी इधर ले आओ तो माइनस cos x माइनस 1 ऐसा आ रहा होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। और इसको हम फिर फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिल रहा होगा कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करोगे तो 2 cos x कॉमन निकालोगे, वहां से 1 कॉमन निकालोगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा cos x माइनस 1। तो हम बोलेंगे कि ये कैसा होना चाहिए, अगर हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लोकेट करते हैं तो ये आ रहा है 1 एंड माइनस हाफ। तो हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव वाला पार्ट है और ये पॉजिटिव वाला पार्ट है और ये आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये नेगेटिव वाला चाहिए, तो cos x का वैल्यू एक्चुअली तुम्हें कहां से कहां तक चाहिए, cos x का वैल्यू चाहिए तुम्हें माइनस हाफ से लेकर के 1 तक। तो माइनस हाफ से ग्रेटर होना चाहिए। अच्छा इक्वलिटी है तो दोनों साइड हम इक्वलिटी भी लगा सकते हैं। अब हम cos x का ग्राफ बनाएंगे। cos x का ग्राफ बनाओगे तो यही वाला ऊपर वाला ही ग्राफ में उठा लेता हूँ फिर से, एक सेकंड रुकना, इसको कॉपी कर देता हूँ। नहीं यार ये कॉपी नहीं करता हूँ, चलो ठीक है मैं अलग से बना देता हूँ नीचे। तो cos x का ग्राफ बना देते हैं यहाँ पे। cos x का ग्राफ बनाओगे तो मैंने ये बना दी सपोर्टिंग लाइंस, और यहाँ पे मैंने दूसरी वाली सपोर्टिंग लाइंस बना ली, और ये ग्राफ जाएगा 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, और यहाँ पे जाएगा ये -π/2 माइनस पाई, ऐसा वाला गया, ठीक है। तो ये माइनस पाई आ गया, ये -π/2 आ गया, ये π/2 आ गया, ये 3π/2 आ गया, एंड सो ऑन। अब हमें देखना है कि माइनस हाफ से ग्रेटर, तो माइनस हाफ तो यहाँ आ रहा है, माइनस हाफ वाली लाइन बनाओगे तो ये वाली लाइन बन गई, और यहाँ पे ये वाली लाइन बन गई। माइनस हाफ से ग्रेटर मतलब ये वाला पोर्शन, ये इतना कंसिडर करना है। तो माइनस हाफ वैल्यू कहाँ पे आती है, π/2 प्लस या पाई माइनस π/3 पे आती है, ऐसा कर सकते हैं पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस π/3 का मतलब क्या हो गया 2π/3, और यहाँ पे क्या आएगा -2π/3। तो हमें क्या मिल रहा होगा कि x इज लाइंग बिटवीन -2π/3 2 प्लस 2π/3। जनरलाइज करोगे तो क्या करना है 2n पाई ऐड कर दो, तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। देन वी आर गोइंग फॉर, अच्छा नोट तो नहीं करना है प्रथमेश? नहीं सर कर लिया मैंने। ठीक है। देन वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4।
सो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। अब यहाँ पे भी tan में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो हमें ऐसा दिख रहा है, हम इसको लिख देते हैं tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x माइनस √3 tan x प्लस √3 लेस देन 0। तो यहाँ से अगर हम tan x कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा tan x माइनस 1, और इधर से माइनस √3 कॉमन निकालोगे तो इधर आ जाएगा tan x माइनस 1 लेस देन 0। तो फैक्टराइज करोगे तो इट इज tan x माइनस 1 एंड tan x माइनस √3 लेस देन 0। इनका वेवी कर्व बनाओगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, 1 एंड √3, ये 1 ये √3, और ऐसा बनाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें नेगेटिव वाला सॉल्यूशन चाहिए, तो tan x हमें कहां से कहां तक दिखाई पड़ रहा है, tan x दिख रहा है 1 से लेकर के √3 तक। तो अब हम tan x का ग्राफ देख लेते हैं और ये देखते हैं कि 1 से √3 कहाँ रहता है वो। तो अगर तुम -π/2 से +π/2 में tan x का ग्राफ बना करके देख लेना, तो वहां से तुम्हें ये दिख रहा होगा कि दिस इज π/4 से लेकर के π/3 ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जनरलाइज करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बस इसमें nπ ऐड करना पड़ेगा। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या बोलेंगे, nπ प्लस π/4 से लेकर के nπ प्लस π/3। बस अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लो कि इसमें कौन सा वाला आंसर मैच कर रहा है। क्लियर है? देन आगे चलते हैं हम लोग। अब हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं यार इसी के साथ में। हाँ ये वाले में ये वाला नोट करना है। अच्छा, ये नोट कर लो तुम एक बार। हाँ ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सर मुझे वो बलून वाले में डाउट है। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में शायद इसको डाउट है, तुम्हें डाउट है ना 5 में? ठीक है, 5 वाला भी देख लेते हैं, एक एक करके सारे ही देख लेंगे। ये क्या बोल रहा है, अ ट्री 12 मीटर हाई is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle 60 degree with the ground. The height from the bottom of the tree from where it is broken by the wind is approximately. ठीक है, तो भाई देखो ऐसा है कि पहले तो हम ये बनाते हैं कि ये सपोज ऐसा ट्री रहा होगा, ठीक है, ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, इसकी पूरी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 12 मीटर यहां से लेकर के यहां तक की। तो ये पूरी हमारे पास 12 मीटर है। ये बना दिया मैंने ट्री। अब ये बीच में से कहीं टूट गया, ठीक है, यहां से कहीं टूटा, तो ये ग्राउंड पे आया, यहाँ पे ऐसा गिरा होगा, ठीक है। टोटल हाइट हम लोग 12 ले रहे थे, यहाँ पे गिरा होगा। अब ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री। तो वो बोला हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री वेयर इट इज ब्रोकन, मतलब हमें ये वाला h चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको h ले रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 12 माइनस h। अब तो बस तुम्हें साइन 60 लगाना है ना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी है तुम्हारा। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं, क्योंकि ये सब इजी से क्वेश्चन है। थोड़ा ज्योमेट्री देखोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा, लेकिन चलो देख लेते हैं क्या दिया हुआ उसने क्वेश्चन नंबर 6 में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। वो बोल रहा है कि AB इज अ वर्टिकल पोल एंड C इज द मिडिल पॉइंट, ठीक है।
the end A is on the level ground and P is any point on the level ground other than A. The portion CB subtends an angle beta at P. AP का रेशियो उसने 2:1 दिया है, देन बीटा इक्वल टू, ठीक है। तो जो भी वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो मैंने ये दिखाया कि ये बना दिया मैंने पोल, ठीक है। सो दिस AB इज द वर्टिकल पोल, ये ग्राउंड दिखा दिया मैंने, यहाँ पे है A, ये है B, और कहीं पे P भी होगा। AB का मिड पॉइंट जो है वो है C, ठीक है, एंड P इज द ग्राउंड, लेवल ग्राउंड ऑन A। AP is to AB 2:1, तो P यहाँ कहीं दिखाते हैं, दिस इज P, क्योंकि AP और AB का लेंथ उसने हमें दे रखा है, ठीक है। और CB का वाला जो पोर्शन है वो बीटा एंगल बना रहा है, मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करूं P से और इस C वाले को भी ज्वाइन करूं यहाँ पे इससे, तो ये वाला एंगल हमें दिख रहा है बीटा, ठीक है। अगर मैं इस लेंथ को H लूंगा, AC को H लूंगा, तो ऑब्वियसली BC भी H ही आने वाला है। यहाँ तक तो क्लियर है। उसने एक चीज और दे रखी है, AP अपॉन AB। AP अपॉन AB देने का मतलब क्या है कि यहां से हम अगर ये पूरा एंगल ले लेते हैं, ये पूरा एंगल, सपोज ये दिस एंगल इज अल्फा, तो हमें अल्फा का एक रिलेशन तो मिल ही जाएगा। या नहीं, इसको पूरे को अल्फा नहीं लेते हैं, मैं एक काम और करता हूँ, थोड़ा सा और मैं सोच रहा हूँ। तो मैं केवल इतने एंगल को अल्फा ले रहा हूँ, ये वाला एंगल बीटा, ये वाला एंगल अल्फा, ऐसा ले रहा हूँ। अब हम इसको जरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको तो हम अभी यूज करेंगे ही करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। देखो, अगर मैं इसको पूरे को ले रहा हूँ, AB को 2H ले रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि AP का जो लेंथ होगा वो 4H हो जाएगा, क्योंकि उसने ये बताया है कि AP जो है वो AB का ट्वाइस है, तो ये 4H हो जाएगा। अगर तुम यहाँ से tan अल्फा कैलकुलेट करते हो, तो tan अल्फा का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ रहा है? tan अल्फा का वैल्यू आ रहा है H/4H यानी 1/4, यहाँ से आएगा H/4H यानी 1/4। और tan अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करते हो, तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा? tan अल्फा प्लस बीटा मतलब पूरा ही एंगल, तो ये आएगा 2H/4H यानी कि 1/2। अब इधर tan अल्फा प्लस बीटा में फॉर्मूला लगाओ, दैट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और ये वैल्यू 1/2 है। यहाँ पे tan अल्फा का वैल्यू 1/4 रख दो, तो tan बीटा का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। तुम्हारा ये वाला प्रॉब्लम है ना, ये 7th वाला राउंड बलून वाला? यस। ठीक है, इसको नोट कर लेने दो, फिर आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है, अ राउंड बलून ऑफ रेडियस r subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is beta। ठीक है, तो एक राउंड बलून बनाते हैं पहले तो यार, और उसने ये भी नहीं बताया कि ये हाइट पे है। चलो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही काम करना शुरू करता हूँ। ये है राउंड बलून,
इसको थोड़ा ऊपर दिखाते हैं यहाँ पे. So this is the round balloon. Round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of center is beta. The height of the center of the balloon. ठीक है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि ये ग्राउंड से कुछ ऐसा इस तरीके का होगा. ग्राउंड यहाँ पे है, ग्राउंड यहाँ पे है, ये है सेंटर इसका. अगर देखेंगे यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा और मुझे ये पता है कि ये रेडियस आर है और ये टोटल जो है ना, सपोज ये सेंटर है ओ, ये ग्राउंड पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ ए, तो मुझे ओ ए फाइंड करना है जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए एच अज्यूम कर रखा है. ये हमने अज्यूम किया हुआ है. ओके, ऑब्जर्वर के यहाँ पे है, तो ऑब्जर्वर की हाइट मैं उतना अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे, यहाँ से वो देख रहा होगा ऑब्जर्वर. ठीक है, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर मैं ऐसा दिखाता हूँ कि यहाँ से एक टेंजेंट बनाई जो इधर जा रही है इसकी आई तक, और यहाँ से एक टेंजेंट बनाई जो इधर जा रही है. ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल उसने दिया हुआ है हमें अल्फा. दिस एंगल इज अल्फा. यहां तक क्लियर है? ओके, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ऑब्वियसली ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा. यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये आ जाएगा, और इसको केवल इसके साथ में ज्वाइन कर दूं तो मुझे यहाँ पे जो हाफ एंगल दिख रहा होगा, दैट हाफ एंगल इज व्हाट, अल्फा बाई 2. ये परपेंडिकुलर है, ये आर है, ये अल्फा बाई 2 है. ये कुछ कुछ वैल्यूज तो हमें मिल ही गई हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर, मतलब ये जो सेंटर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे, मतलब ये वाला एंगल, दिस एंगल इज गिवन एज बीटा. ये उसने में दिया हुआ है बीटा, और ये वाला हमने किसका निकाला, वो हाफ वाले का निकाला, दैट इज अल्फा बाई 2. यहां तक आ गए. अब हमें चाहिए हाइट ऑफ बलून, दैट इज एच. किसके टर्म में चाहिए, रेडियस के टर्म में चाहिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा के टर्म में चाहिए. तो मैं इसमें जरा कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, और ये ऑब्जर्वर जो है इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये बी पे है सपोज. तो मैं अगर ट्राइंगल ओ ए बी की बात करता हूँ तो मैं बोलूंगा कि मुझे ये चाहिए और ये वाला ओ बी वाला लेंथ चाहिए, ओ ए चाहिए, साइन अल्फा यूज करूंगा, साइन बीटा यूज करूंगा. तो साइन बीटा में क्या मिलेगा, ओ ए अपॉन ओ बी ऐसा मिलेगा. यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ओ बी कैन बी रिटन एज, नहीं ओ बी क्यों, ओ ए निकालते हैं हम लोग. हाँ ठीक है, ओ ए निकालेंगे. ओ ए कैन बी रिटन एज ओ बी साइन बीटा, ऐसा लिख दिया मैंने. तो ओ ए क्या है, एच, यही हमें निकालना है. एच का वैल्यू क्या है, ओ बी साइन बीटा. इसको मैंने इक्वेशन 1 बना लिया. अभी ओ बी हमारे लिए अननोन है, ये वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूँ पी. ठीक है, तो अब जरा आगे थोड़ी और हम लोग ज्योमेट्री यूज करते हैं. हम बोलेंगे ट्राइंगल ओपीबी में, ओपीबी में राइट एंगल कहाँ बन रहा है, पी पे. अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे देखो ये एंगल अल्फा बाई 2 है. इस एंगल अल्फा बाई 2 के लिए जो अपोजिट है वो है ओपी और हाइपोटेन्यूज है ओबी. तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा साइन अल्फा बाई 2. साइन अल्फा बाई 2 लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा ओपी अपॉन ओबी. तो यहां से अगर मैं ओबी का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिलेगा ओपी, ओपी है रेडियस, अपॉन साइन अल्फा बाई 2. और अगर इस ओबी के वैल्यू, इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 2, और ओबी को अगर मैं इक्वेशन 1 में डालता हूं तो मुझे एच का वैल्यू क्या मिलेगा, आर अपॉन साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा. अब इस साइन अल्फा बाई 2 को ऊपर ले जाओगे तो इट इज कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा. आंसर आ जाएगा. समझ में आ रहा है, ये पूरा ज्योमेट्री पे ही बेस्ड है, इसमें कुछ नई चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं. बस दिमाग लगाना है थोड़ा, कहां से कौन से वैल्यूज उठाने अपने को.
ऐसा कहते थे उसमें वो कॉसेक कॉसेक दिखाया था ना, तो हमको लगा कि यार ये वाला ट्रायंगल फिर बनाएगी। इधर तक तो पूरा सही है। हो गया सर। नेक्स्ट कौन सा है तुम्हारा डाउट? सर इसमें और कोई नहीं, बाकी सब आ गए। ठीक है, इसके बाद लीन मोड में, लीन मोड हम लोगों ने कल डिस्कस किया था बिल्कुल भी, या बिल्कुल ही नहीं किया था? सर थोड़ा किया था। थोड़ा मतलब कहां तक किया था? क्वेश्चन नंबर 5 तक। 5 तो मुझे याद है। हाँ सर, हाँ नहीं 9th भी किया था शायद। कहां तक किया था? 9th शायद से, 1 मिनट सर बोल रहा हूँ। 7th किया था। 7th याद है मुझे, मैंने क्योंकि उसमें बताया था ट्रिगो यूज करनी है। लीन मोड में 9th वाले में डाउट। ठीक है, लीन मोड में 9th वाले में डाउट है। एक सेकेंड रुको, हम लोग उसी शीट पे ही चलते हैं ना यार, ये वाली शीट हटा देते हैं। ये तो समझ में आ गई होगी ना, इसको तुम प्रैक्टिस करना ना। मैं वो चेंज कर देता हूँ जो अपने नोट्स से। ट्रिगो जे डिस्कशन, हाँ यहाँ पे थे हम लोग। 7th तक किया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9? वो बोल रहा था एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक बहुत बढ़िया तरीका क्या होता है, जब भी एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ए का कुछ वैल्यू डाल दो। जैसे तुमने ए का वैल्यू डाल दिया π/3, तो π/3 डालोगे तो यहाँ से तुम्हें एक वैल्यू कुछ मिलने लगेगा, और फिर ऑप्शन में भी वही सेम वैल्यू डाल के देखोगे किसके साथ में मैच कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा करके करोगे तो ये क्वेश्चन वहां जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि हम कैलकुलेशन भी करें तो भी जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। तो जैसे ये लिखा tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, तो कॉट ए को लिख दूंगा मैं 1 अपॉन tan a, और यहाँ पे ये कॉट ए एज इट इज रहने दो, और यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस tan a। इसका एलसीएम लेंगे, तो फर्स्ट वाले टर्म में एलसीएम लोगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan a माइनस 1, या 1 माइनस tan a करोगे तो बाहर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा बस, और यहाँ पे आ रहा होगा cot a अपॉन 1 माइनस tan a। फिर क्या करूँ, 1 अपॉन tan a, तुम्हें एलसीएम दिखाई पड़ रहा है ओवरऑल, तो 1 अपॉन tan a यहाँ रखो, और ये दिखेगा cot a माइनस tan स्क्वायर a। cot a को 1 अपॉन tan a करके फिर से करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस tan क्यूब a अपॉन tan a इंटू 1 माइनस tan a। अब यहाँ पे तुम a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा सकते हो, तो तुम्हें दिखेगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यहाँ पे क्या तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें tan a इंटू 1 माइनस tan a। तो ये 1 माइनस tan a कैंसिल कर दो, इस tan a को अंदर ले आओ, तो ये तुम्हें दिखेगा 1 अपॉन tan a दैट इज cot a प्लस tan a
प्लस 1। अब तुम्हें सब कुछ साइन कॉस में चाहिए, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, सेक कॉसेक में कन्वर्ट कर लो, जो भी जैसे भी तुम्हें चाहिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हो। देखो सी ऑप्शन तो क्लियरली दिख रहा है कि करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे tan a cot a प्लस 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली या तो ए होगा या बी होगा। ऑप्शन हाँ सर, ए ऑप्शन है। हाँ, तो वो तो तुम एलसीएम मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, अपने आप तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर है? वैसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाला मेथड बेटर है, अगर हम देखेंगे ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एग्जाम में तो हमें वही करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 9th के बाद? 10th। 10th क्वेश्चन तो यार देखो बता रहा है कि क्या करना है हमें, एक्चुअली खुद ही बता रहा है सब कुछ। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है f4x माइनस f6x। तो अगर तुम f4x पे जाओगे तो वो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो f4x माइनस f6x ये निकालना है हमें। तो f4x क्या मिलेगा? 1/4 साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 1/6 साइन रेज टू द पावर 6x प्लस कॉस रेज टू द पावर 6x। देखो फिर से मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। इसने चारों ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं? कांस्टेंट वैल्यूज दिए हुए हैं, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ x लिखा है थीटा लिखा है, आंसर कांस्टेंट आने वाला है। तो तुम यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाल दो और डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट को मैं साइड में लिख देता हूँ कि शॉर्टकट क्या होगा, जब भी ऐसा दिख रहा हो कि ऑप्शन में सब कांस्टेंट वैल्यूज दिख रही हैं, मतलब हाँ x का कोई भी वैल्यू डाला जा सकता है, तो तुम सब्स्टिट्यूट कर दो x इक्वल टू 0। 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। नहीं तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा फिर हमें। अब कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है कि हम इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली कंडीशन मान के चले, तो हम इसको बोलेंगे कि इट विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगाया मैंने। और यहाँ पे 1/6 वाले में हम क्या लगाएंगे? 1/6 यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब लगा सकते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी जो आ रहा होगा वो 1 ही आ रहा होगा। अब इसको 1 डाल दो और इसको 1 डाल दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? 1/4 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे दिखेगा माइनस 1/6, इधर मिलेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओपन करोगे तो यहाँ से भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ये वाला ट्रिक यूज करना आना चाहिए तुम्हें। कोई भी एग्जाम लिखो तो ये ट्रिक यूज कर लिया करो, डीपीटी में भी इवन ट्राई कर लिया करो। होमवर्क में भले ही पूरा मेथड यूज करो, लेकिन एग्जाम में ये ट्रिक यूज किया करो। क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा है? 14 से पहले कोई डाउट है क्या? सर मुझे भी 14 थी नेक्स्ट। ठीक है, so now we are going for question number 14. तो इसमें वो क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अच्छा cos 4x का वैल्यू चाहिए उसको। ओके, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है। मैं एक तो काम करता हूँ, सबको cos 2x में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि cos 2x यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे भी हम tan स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, माइनस cos स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 cos 2x प्लस 9। थोड़ी देर के लिए cos 2x को यहाँ पे कुछ t सब्स्टिट्यूट कर लो, तो तुम्हें दिख रहा होगा 5 इंटू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी
माइनस 1 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 2t प्लस 9। सो दैट अब यहाँ पे हम एलसीएम एलसीएम लेकर के एक क्वाड्रेटिक जैसा बना लेंगे। तो हमें क्या मिल रहा होगा 2 इंटू 1 प्लस टी, यहाँ पे मिलेगा 2 1 माइनस टी, और यहाँ मिल रहा होगा 1 प्लस टी होल स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा 2t प्लस 9। अब ये वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई करो, 5 को इधर ही रहने देते हैं, इधर आएगा 2 माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, और इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस टी इंटू 2t प्लस 9। इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा 5 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t, और यहाँ करेंगे तो 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9t। अब पूरा ओपन कर लो, 5 माइनस 5t स्क्वायर माइनस 20t इक्वल टू यहाँ पे आएगा 9t प्लस 2t 11t 22t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 18। सारे टर्म्स एक साइड पे ले आओ, 5t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर इज 9t स्क्वायर, 20t plus 22t is what, 42t, and 18 minus 5 is 13. ठीक है ना। अब इसको फैक्टराइज करके इसका वैल्यू निकालो, तो यहां से तुम्हें cos 2x का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ 39 and 3। 39 and 3, ठीक है। तो इसको करेंगे 3t प्लस 39t प्लस 13, जीरो करोगे, यहाँ से 3t कॉमन निकलेगा और यहाँ से 13 कॉमन निकलेगा, तो इट इज 3t प्लस 13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3t प्लस 1। तो जब यहाँ से तुम t के वैल्यूज निकालोगे तो आएगा एक तो -13/3 जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, और दूसरा आएगा -1/3। यही वाला एक्सेप्टेबल है, ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि -1 से लेसर जा रहा है। तो तुम्हें cos 2x का वैल्यू क्या मिल गया, cos 2x का वैल्यू मिल गया -1/3। तो अगर हम cos 4x निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x -1। अब वैल्यू डालो cos 2x का और फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फिर भी मुझे थोड़ा लेंथी मेथड लग रहा है, हो सकता है कोई और शॉर्टकट भी यहाँ पे हो, लेकिन एक मेथड तो ये है ही, एटलीस्ट ये हमारे पास है। शॉर्टकट भी हम ढूंढ ही सकते हैं कहीं ना कहीं से, इसमें समझ में आ रहा है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, नेक्स्ट वीक में रखेंगे, मतलब इसका डाउट सेशन, और थोड़ा बड़ा रखेंगे हम, मतलब एक एक्स्ट्रा लेक्चर लगा देंगे डाउट के लिए। चलो प्रिपेयर करो टेस्ट के लिए अच्छी तरीके से, कुछ और डाउट हो तो कॉल कर लेना।